नमस्कार। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाहर से जितनी सीधी लगती है, अंदर से उतनी ही दिलचस्प है। चलिए आज इसे अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर आम चुनावों की तरह हम सब सीधे वोट नहीं करते, तो फिर देश के राष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे है? ये फैसला लेता कौन है? देखिए, इस सवाल का जवाब कि कौन वोट करता है हमें मिलता है हमारे संविधान के आर्टिकल 54 में। और ये आर्टिकल वोटर्स का एक बहुत ही खास ग्रुप, एक स्पेशल समूह तैयार करता है। अच्छा, इसी समूह को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, या हिंदी में कहें तो निर्वाचक मंडल। और ये बात साफ होनी चाहिए कि इसमें आम जनता शामिल नहीं होती, बल्कि इसमें होते हैं हमारे ही चुने हुए कुछ खास प्रतिनिधि। तो अब सवाल आता है कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है और कौन नहीं होता। देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स यानी चुने हुए सदस्य ही वोट डाल सकते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों या फिर राज्यों की विधानसभाओं के। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मतलब मनोनीत सदस्य, वो इस चुनाव का हिस्सा बिल्कुल नहीं होते हैं। तो मतलब साफ है, ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि राष्ट्रपति के चुनाव में एक फेडरल बैलेंस बना रहे, एक ऐसा संतुलन जिसमें केंद्र सरकार और इस सारे राज्यों दोनों की बराबर की आवाज हो, बराबर की भागीदारी हो। तो ये तो हुई कौन वोट करता है उसकी बात। अब आते हैं आर्टिकल 55 पर, जो बताता है कि वोटिंग कैसे होती है। और यहीं पर यह पूरा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस चुनाव में हर एक वोट की कीमत बराबर नहीं होती। ये पूरा सिस्टम दो बहुत ही जरूरी सिद्धांतों पर टिका है। पहला है यूनिफॉर्मिटी, मतलब अलग अलग राज्यों के बीच जो प्रतिनिधित्व है उसमें बराबरी बनी रहे। और दूसरा है पैरिटी, यानी संसद के सदस्यों के वोट और सभी राज्यों के विधायकों के वोट, इनके बीच एक संतुलन बना रहे। और यह संतुलन बनाया कैसे जाता है? यहीं पर आता है फॉर्मूला। हर एमएलए यानी विधायक के वोट की जो वैल्यू होती है, वो सीधे सीधे उस राज्य की आबादी पर निर्भर करती है जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी राज्य की आबादी 2 करोड़ है और वहां 200 चुने हुए विधायक हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से उस राज्य के हर एक विधायक के वोट की वैल्यू होगी 100। सिंपल। लेकिन जब बात सांसदों यानी एमपीज की आती है तो कहानी थोड़ी अलग है। हर एक सांसद के वोट की वैल्यू एक समान होती है, बराबर होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जो हमारी केंद्रीय संसद है वो एक यूनिट की तरह काम करे। तो हमने वोट की वैल्यू तो समझ ली, लेकिन वोट डालने का जो तरीका है वो भी अपने आप में काफी अनोखा है। ये चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिस्टम से होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि चुनाव के जो नतीजे हैं वो देश के पूरे पॉलिटिकल सीन को, मतलब अलग अलग राजनीतिक दलों की ताकत को सही से दर्शाएं। और वोटिंग का तरीका है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें वोटर किसी एक कैंडिडेट को नहीं चुनता, बल्कि वो अपनी पसंद के हिसाब से कैंडिडेट्स को रैंक करता है। मतलब बैलेट पेपर पर लिखा होगा कि पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन, तीसरी कौन। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी पसंदीदा आइसक्रीम फ्लेवर की लिस्ट बनाते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि कौन वोट देता है और कैसे वोट देता है। पर अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर, कि आखिर क्यों? इस पूरे सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? देखिए, ये पूरी की पूरी जटिल प्रक्रिया इसलिए है ताकि भारत के लोकतंत्र की जो नींव है वो मजबूत रहे। यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष हों, कि केंद्र और राज्य दोनों को अपनी बात रखने का मौका मिले, और इससे हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, उसे ताकत मिलती है। तो अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है। आर्टिकल 54 हमें बताता है कि राष्ट्रपति को कौन चुनता है, और आर्टिकल 55 ये बताता है कि उन्हें कैसे चुना जाता है। कौन और कैसे, यही 2 शब्द पूरी कहानी बयां करते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि ये जटिल सिस्टम राष्ट्रपति की भूमिका को कैसे शक्ल देता है? ये सिर्फ एक चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है जो ये पक्का करता है कि राष्ट्रपति सिर्फ सरकार के मुखिया ना हो, बल्कि पूरे देश के हर राज्य के प्रतिनिधि हों, और इस तरह वो राष्ट्रीय एकता के एक मजबूत प्रतीक के रूप में उभरें।